अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम जिस जगह पर बैठे हैं, ये जगह आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से दहक रही थी, या फिर यही वो जगह है जो एक वक्त पर पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी और इसका टेम्परेचर माइनस में था। ये दोनों ही बातें सच हैं। अब ये कैसे सच हो सकता है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं पृथ्वी के 450 करोड़ सालों के सफर पर और जानते हैं कि आखिर इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। द रिसर्च एक्स में आपका स्वागत है। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, एक वक्त पर वहाँ कई प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक बहुत बड़ा सितारा हुआ करता था और वक्त के साथ साथ उसकी ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण वो अपनी ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपने अंदर सिकुड़ता चला गया और इस दबाव की वजह से उसके अंदर की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो एक महाभयानक विस्फोट के रूप में फट गया और अंतरिक्ष में मौजूद ये धूल एक दूसरे से मिलने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल में दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों का जन्म होने लगा और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। अब ध्यान दीजिए, इसी ग्रेविटी के कारण इन बादलों के केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगी और जब इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दबाव और गर्मी के कारण एक और विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण जन्म हुआ हमारे सूर्य का। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह में भारी वजन होने की वजह से ये सूरज के करीब आकर उसकी परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉइड में भारी टकराव होने लगा। इसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जैसे सारे प्लैनेट्स का जन्म हुआ और इन्हीं सब के साथ एक और ग्रह था जो मार्स यानी मंगल ग्रह और हमारी पृथ्वी के बीच में परिक्रमा किया करता था। इस ग्रह का नाम था थिया। पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी होने की वजह से इस पर लगातार कई एस्टेरॉइड का हमला हो रहा था और यही क्रिया थिया पर भी चल रही थी। धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये घटना यूं ही चलती रही। इसके कारण ये दोनों ग्रह यानी पृथ्वी और थिया एक दूसरे के करीब आने लगे और ये इस हद तक करीब आ गए कि थिया जोर से आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा कई छोटे छोटे कणों में अंतरिक्ष में फैल गया और एक रिंग के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा करते हुए इन्हीं कणों में आपस में टकराव होने लगा और धीरे धीरे ये टकरा कर इकट्ठा होने लगे और इन्हीं के एक साथ मिलने की वजह से जन्म हुआ चांद का। चांद के जन्म के पहले पृथ्वी अनियमित रूप से सूर्य के चक्कर लगाती थी। न ही इसका अपनी एक्सिस पर झुकाव था और न ही रोटेशन की कोई टाइमिंग। चांद के जन्म के दौरान पृथ्वी में बहुत कुछ बदलाव आए। उस वक्त एक ही समुद्र हुआ करता था और वो समुद्र था कई हजार डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए लावे का। ये तमाम चीजें जिन्हें आज हम अलग अलग नाम से जानते हैं उस वक्त नहीं थी। समय के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा नमक, मिनरल्स और पानी करोड़ों सालों तक धरती पर यूं ही आता रहा। उल्कापिंडों की ये बरसात यूं ही होती रही। इसी वजह से धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकती चली गई। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वही समय था जब पृथ्वी पर गहरे समुद्रों का निर्माण हुआ और इनके अंदर दहकते हुए ज्वालामुखियों ने पहली बार जन्म दिया सूक्ष्म जीवों को। लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद होने के कारण ये अंदर से गर्म होते रहती है, लेकिन जब जब पृथ्वी की ऊपरी सतह की जमीन ठंडी होती है तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और इसके कारण इसके अंदर की गर्मी ज्वालामुखी विस्फोट का रूप लेती है। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना यूं ही जारी रहा और इन ज्वालामुखियों के कारण जमीनी हिस्सा पानी से बाहर आने लगा। लेकिन इस वक्त तक भी पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था
और अंतरिक्ष से लगातार उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी निकलने में थोड़ी कमी आई और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे तक आकर सीमित हुआ। जैसे जैसे साल बीतते गए सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और ये समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी के खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। अब चूंकि पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलना बहुत हद तक कम हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ रही थी, तो इस वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हुआ जिसमें ज्यादातर मात्रा में ऑक्सीजन थी और आने वाले हजारों सालों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की ये मात्रा यूं ही बढ़ती रही। इसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी भी मार्स यानी मंगल ग्रह की तरह बिल्कुल लाल दिखाई देने लगी। समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरारें पड़ने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा कई लाख सालों तक खुले तौर पर उबलता रहा और यही कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ने लगी और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हुई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और इतना घटा कि ऊपर स्थित पानी बर्फ में बदल गया। पृथ्वी पर पहली बार आई इस भयंकर एसिड रेन की वजह से पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है। अब चूंकि पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी और बर्फ सफेद और चमकीली होती है, इसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस लौट जाती थी। इस कारण पृथ्वी कई लाख सालों तक बर्फ से ढकी रही। अब फिर से वही क्रिया शुरू हुई। बर्फ से ढक जाने के कारण पृथ्वी के अंदर की गर्मी नहीं निकल पा रही थी और फिर से इस गर्मी ने ज्वालामुखी का रूप लिया और एक बार फिर से वो दौर आया जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटना शुरू कर चुके थे और ज्वालामुखी की इन गर्मी से पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघलना शुरू हो गई। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे खुद में बदलाव कर रहे थे और वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा करने और जटिल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलना शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्मी बढ़ रही थी। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, लेकिन धरती पर फिर से एक वक्त ऐसा आया जब एसिड रेन शुरू हो गई। इसके कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर से पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक गया। ऐसा कई हजार सालों तक होते रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना शुरू कर चुके थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल भी विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान की वजह से एडजस्ट करने लगे और अब वो दौर आ गया जब बर्फ के जमने या ज्वालामुखी के फटने से ये समुद्री पेड़ पौधे पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब समुद्र में इन पेड़ पौधों के साथ साथ सूक्ष्म जीव भी खुद को बचाए रखने में सक्षम होने लगे। अब फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से बर्फ ने पिघलना शुरू किया तो इन समुद्री पेड़ पौधों ने खुद को विकसित कर लिया और इसी से धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड वर्षा कम होने लगी। ऑक्सीजन की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पनपना शुरू हुए और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी के पेड़ पौधों की लंबाई 80 से लेकर 100 फीट जितनी पहुंच गई, यानी आज की 6 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक ही जगह पर इकट्ठा हो चुकी थी
जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। वो वक्त आ चुका था जब पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब दिन भी करीब 21 से 23 घंटे का हुआ करता था। चूंकि समुद्री जीव पानी से बाहर आने लगा था और वातावरण के हिसाब से अपने शरीर में बदलाव करने लगा था, और इसी बदलाव ने धीरे धीरे जन्म दिया डायनासोर को। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू किए, उनका शरीर लंबा और विशाल होता गया, और जिन डायनासोर ने शिकार और मांस को खाना चुना, उनका शरीर छोटा और फुर्तीला होता गया। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठे होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। इस कारण जंगल सिर्फ समुद्र के करीब हुआ करते थे और इसी में डायनासोर भी रहा करते थे। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया महाद्वीप के विभाजित होने की वजह से ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई। इस वजह से डायनासोर की और भी कई अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ। इसके बाद करोड़ों सालों तक इन्होंने पृथ्वी पर राज किया और इनकी हुकूमत इस कदर छाई कि इन्होंने जमीन के साथ साथ आसमान और पानी हर जगह अपना दबदबा बना लिया। और इसी बदलाव के कारण टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल शुरू हुई। अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट गया और अफ्रीका से टूटा हुआ भारत सीधा आकर तिब्बत से टकराया। इसी टकराव की वजह से जन्म हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला का। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था कि फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिटाकर रख दिया। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, लगभग 4.5 लाख करोड़ जितना वजनी एक उल्का पिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। इसकी वजह से ये तेज आग की लपटों से घिर गया और इन्हीं जलती हुई लपटों के साथ ये टकराया पृथ्वी की ऊपरी सतह से। इसके टकराव से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई जितनी कि 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने पर होती है। जहां ये उल्कापिंड गिरा, वहां 1 सेकंड से भी कम समय में सारे पेड़ पौधे और जानवर भाप बनकर उड़ गए। इसके गिरते ही पृथ्वी पर बुरी तरह से धूल और गैस के बादल छाने लगे। समंदर में भयंकर बाढ़ आने लगी और पृथ्वी हर तरफ से आग की लपटों से घिर गई और मात्र कुछ ही घंटों में पृथ्वी का पूरा वातावरण हानिकारक गैस और धूल के बादलों से घिर गया। पृथ्वी पर नर्क जैसी स्थिति बन चुकी थी और इस कारण डायनासोर घुटन, आग और भुखमरी की वजह से मरने लगे। अब चूंकि डायनासोर का आकार बहुत बड़ा था, ये चाहकर भी जमीन के अंदर नहीं रह सकते थे। तो इस वक्त वो जीव जो आकार में छोटे थे और जिन्होंने खुद को जमीन के अंदर छुपा लिया, उन्होंने कुछ हद तक अपने जीवन को बचाया और यही चलकर आगे हमारे पूर्वज बने। ये वो वक्त था जब पृथ्वी का पूरा वातावरण काला और अंधेरे से भर चुका था और कई सालों तक धूल और गैस के गुबार पृथ्वी के ऊपर छाए रहे। इस वजह से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच रही थी। सूरज की रोशनी के अभाव में पृथ्वी से सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे करके समाप्त होने लगे। अब हानिकारक गैसों की वजह से पृथ्वी पर एक बार फिर एसिड की बारिश शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से एक बार फिर धरती ठंडी होने लगी, लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी, बल्कि कुछ 80 से 90 हजार सालों बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। और जैसे ही पृथ्वी का वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही इन छोटे जीवों ने जमीन से बाहर आना शुरू कर दिया। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी थी। एक और बर्फ पिघल रही थी तो वहीं दूसरी ओर अफ्रीका के घने जंगल धीरे धीरे कम हो रहे थे और खुले घास के मैदान तेजी से बढ़ रहे थे। अफ्रीका में जंगल सूखने की वजह से पेड़ों पर रहने वाले बंदरों को मजबूरन घास के मैदानों में उतरना पड़ा और शिकार करना सीखना पड़ा। इस वजह से धीरे धीरे इन्होंने 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलना और दूसरे जानवरों का शिकार करना भी सीख लिया। खाने की कमी की वजह से धीरे धीरे ये पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे और इसी की वजह से इनके शरीर का आकार, रंग और रूप भी बदलने लगे। इनका जीवन काल मौसम के हिसाब से बदलता चला गया। वक्त के साथ साथ ये आदिवासी बने और इन्होंने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया और धीरे धीरे ये इंसान के रूप में विकसित हुए और उसके बाद इन्होंने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ ये यानी कि हम विकसित
होते चले गए। और यही वजह है कि आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज जैसा बनने में तकरीबन 450 करोड़ सालों का समय लगा और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाख सालों का। मगर हमने पिछले कुछ 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक शायद किसी प्रजाति ने नहीं किया। हम एक बार फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हानिकारक गैसों की मात्रा लगातार बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर एक बार फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। अब ये परिवर्तन क्या होगा और भविष्य में पृथ्वी कैसी दिखेगी? अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है द रिसर्च एक्स का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार रिसर्च के साथ।